एक पुरानी कहावत है कि जो जैसा करता है उसका फल वैसा ही भोगता है। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी, हमारा व्यवहार बूमरैंग की तरह है। हम जो विचार व्यवहार दूसरों के लिए भेजते हैं वो घूमकर हमारे पास ही वापस आता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो भी आपके बारे में अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, और बुरा सोचते हैं तो वो भी आपके लिए बुरा सोचने लगता है। हालांकि आपके विचारों के बारे में उसको किसी ने बताया नहीं है, फिर भी अनायास ही वो आपके विचारों के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल यही प्रकृति का नियम है। आज की कहानी इस बात का अच्छा उदाहरण है, इसको पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द क्रूअल किंग। क्रूअल मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, अत्याचारी। किंग मतलब राजा, सम्राट। तो अत्याचारी राजा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये वाक्यांश देखेंगे ना, वंस अपॉन अ टाइम, तो हम इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे एक समय की बात है। देयर वॉज अ क्रूअल किंग, एक निर्दयी राजा था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें वर्ब नहीं रहता है तो उस वाक्य को पूरा करने के लिए एक इंट्रोडक्टिव वर्ड देयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट को भी कई जगह पे परिचयात्मक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इट और देयर ये दो इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नो वन वॉज हैप्पी अंडर हिज रूल, कोई भी नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, वॉज हैप्पी खुश था, अंडर हिज रूल उसके शासन के अंतर्गत। अंडर मतलब होता है अंतर्गत, नीचे, अधीन। रूल मतलब होता है शासन, राज। रूल मतलब नियम और सिद्धांत भी होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से रूल मतलब होगा शासन। तो उसके शासन के अधीन कोई भी खुश नहीं था। स्ट्रेंजली, वन फाइन डे। स्ट्रेंजली मतलब होता है अजीब ढंग से। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब या अनोखा। तो स्ट्रेंजली अजीब ढंग से एक अच्छे दिन, फाइन डे। फाइन मतलब अच्छा होता है, फाइन मतलब महीन भी होता है, स्पष्ट भी होता है। एक फाइन मतलब जुर्माना भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से इस फाइन मतलब होता है अच्छा। तो एक अच्छे दिन ही टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ। अब इसको अगर शब्द के हिसाब से अगर इसका उच्चारण करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो वह मुड़ा ओवर अ न्यू लीफ। लीफ मतलब होता है पत्ता, न्यू मतलब नया, ओवर मतलब ऊपर, एक नए पत्ते के ऊपर मुड़ा, इसका ये मतलब होगा। लेकिन व्यवहार में, व्यवहारिकता में इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको एक फ्रेज की तरह पढ़ा जाता है ना। अगर हम कहीं देखेंगे ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ ही टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ, तो इसका मतलब होता है कि वह अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए, एक बेहतर शुरुआत करने के लिए वह अपने आप में बदलाव किया। वह एक नया अध्याय खोला, एक नया पन्ना पलटा अपने जीवन का। इसका यह शाब्दिक अर्थ होगा, ठीक ना। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। अनाउंस मतलब घोषणा करना, ऐलान करना। तो अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। यहाँ पे भी हमने सी के बाद जो डी लगा उसको ट उच्चारित किया ना, क्योंकि जो हम मुंह से बोलते हैं ना उसमें फ, स, च, प, क ये शब्द अगर उच्चारित होता है किसी शब्द के अंत में, तो उसके बाद लगे डी को टी पढ़ते हैं। उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा ना, क्या हम मुंह से उच्चारित कर रहे हैं, क्या लिखा है नहीं। तो यहाँ स निकल रहा ना, अनाउंस, तो उसके बाद इसका उच्चारण ट होगा, ठीक ना। तो वह घोषणा किया फ्रॉम टुडे, आज से। फ्रॉम मतलब से, टुडे आज से। देयर विल बी नो मोर क्रुएल्टी और इनजस्टिस, मतलब आज से। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड फिर से यहाँ पे लगा है देयर, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इंट्रोडक्टिव वर्ड वाक्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, इसका हम अनुवाद नहीं करते हैं। तो देयर विल बी नो मोर, अब नहीं होगा। बी मतलब होना,
अब नहीं होगा। नो मोर मतलब अब और अधिक नहीं, नो मोर मतलब और अधिक नहीं। क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मतलब होता है क्रूरता, निर्दयता। अब और अधिक क्रूरता, और आर मतलब या होता है, अथवा होता है, तो क्रूरता अथवा इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, बेइंसाफी। तो उसने क्या घोषणा की कि आज से अब और अधिक क्रूरता और बेइंसाफी, अन्याय नहीं होगा। वन डे, एक दिन, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स आस्क्ड हिम, उनके मंत्रियों में से एक मंत्री पूछा। आस्क्ड मतलब पूछना भी होता है, मांगना भी होता है, कहना भी होता है, तो आस्क्ड। अब यहाँ पे भी ट उच्चारित कर रहे हैं ना डा को, डी को, क्योंकि यहाँ पे भी क आ रहा, फ श च प क आया ना, तो यहाँ पे भी ट पढ़ेंगे। तो एक दिन उसके मंत्रियों में से, मिनिस्टर्स मतलब मंत्रीगण, मंत्रियों में से एक मंत्री उससे पूछा, उससे हिम मतलब उससे पूछा, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मतलब होता है महाराज, व्हाट ब्रॉट दिस चेंज इन यू, आप में यह जो चेंज है वह कौन लाया। अब व्हाट, व्हाट मतलब तो क्या होता ही है, एक ही हम इसका अनुवाद जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, व्हाट मतलब क्या, लेकिन व्हाट मतलब क्या तो होता ही है, कौन भी होता है, कैसे, कितना, जो, जबकि, सब चीज़ होता है ना व्हाट मतलब। तो यहाँ बोल रहा है कि इन यू, आप में या आपके भीतर ये परिवर्तन, चेंज मतलब परिवर्तन, कौन लाया, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, यह परिवर्तन आपके अंदर कौन लाया, वह पूछता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब उत्तर देना, रिप्लाइड जवाब दिया। वन डे, एक दिन, I saw a fox being chased by a hound, एक दिन I saw मैंने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है और जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो नहीं लगा है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने देखा अ फॉक्स, एक लोमड़ी, बीइंग चेस्ड, चेस्ट मतलब पीछा करना, पीछा की जा रही थी, बाय मतलब द्वारा, अ हाउंड एक शिकारी कुत्ते द्वारा एक लोमड़ी पीछा की जा रही थी। तो ये जो पैसिव वॉइस में लिखा गया ना, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के सबसे अंतिम में पहुंच जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है जो सबसे अंतिम में हम लिखते हैं जिसको, वो पैसिव वॉइस में सबसे शुरुआत में हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये फॉक्स ये ऑब्जेक्ट है और हाउंड ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसका पीछा कर रहा है ना, इसके ऊपर ये कर्म हो रहा है, ये कर्म है जिसके ऊपर क्रिया की जाती है उसको कर्म बोलते हैं, और जो क्रिया करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक लोमड़ी पीछा की जा रही थी एक शिकारी कुत्ते द्वारा। द हाउंड बीट इनटू इट्स लेग एंड लेम्ड इट फॉर लाइफ। द हाउंड बीट, अब बीट मतलब होता है अंश, टुकड़ा, थोड़ा, थोड़ा को बोलता है ना बीट, लिटिल बीट मतलब थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में यहाँ बीट नहीं लिखा हुआ, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में, बाइट, बाइट का सेकंड फॉर्म है, बाइट मतलब काटना, बीट मतलब काटा, बिटेन मतलब काट चुका। तो ये बाइट, बीट, बिटेन, तो ये जो सेकंड रूप है ना उसके रूप में इसको पढ़ेंगे ना, कि कुत्ता जो है शिकारी कुत्ता, हाउंड शिकारी कुत्ता, काटा, इनटू इट्स लेग उसके पैर में काटा, और लैम्ड इट फॉर लाइफ और पूरे जीवन के लिए उसे लैम्ड कर दिया, लंगड़ा हो गया वो। लैम मतलब लंगड़ा, अपंग, लैम मतलब झूठा भी होता है लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से लैम मतलब लंगड़ा, और उसको पूरे जीवन के लिए वो लंगड़ा कर दिया उसको काट कर। लेटर बाद में, द सेम हाउंड वॉज बार्किंग एट अ मैन, सेम मतलब बिल्कुल वही, सेम मतलब वही, वही शिकारी कुत्ता, वाज बार्किंग भौंक रहा था, बार्क मतलब भौंकना, तो यहाँ पे क्रिया में आईएनजी जुड़ा है और हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया वाज लगा है। इसका साफ मतलब है कि ये
बात किस में हो रही है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचन के साथ वर, और उसके साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। तो क्या बोल रहा है कि वही कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा था। एट मतलब पर, एक आदमी के ऊपर भौंक रहा था। द मैन पिक्ड अप अ ह्यूज स्टोन। जो व्यक्ति था, व्यक्ति ने पिक्ड उठाया, पिक मतलब उठाना, चुनना, तो पिक्ड उठाया, अप अ ह्यूज स्टोन एक बहुत बड़ा पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया, एंड फ्लंग इट एट द हाउंड। और फ्लंग, फ्लंग जो है ना फ्लिंग का सेकेंड रूप है। तो फ्लिंग मतलब फेंकना, टूट पड़ना या हाथ बढ़ाना भी होता है। तो फ्लंग मतलब फेंका, फेंका या टूट पड़ा, और उसने फेंका पत्थर को एट एट द हाउंड, उस शिकारी कुत्ते के ऊपर वह पत्थर फेंका। ब्रेकिंग इट्स लेग, और उसका पैर टूट गया। उसने पत्थर उठाया और मारा जो भौंक रहा था कुत्ता, इससे क्या है, उसके पैर में पत्थर लगा और उसका पैर टूट गया। द मैन हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही वाज किक्ड बाय अ हॉर्स। जो व्यक्ति था जिसने पत्थर मारा, हैड नॉट गॉन नहीं जा चुका था, नहीं गया था, फार, फार मतलब होता है दूर, दूर नहीं गया था, व्हेन मतलब जब, ही वाज किक्ड, किक मतलब होता है लात मारना, लताड़ मारना, तो उसे लात मारा बाय अ हॉर्स एक घोड़े के द्वारा। वह ज़्यादा दूर नहीं गया था कि तभी एक घोड़े द्वारा उसे लात मारा गया। ही वॉज डिसेबल्ड फॉर लाइफ, वह डिसेबल्ड हो गया। डिसेबल्ड मतलब होता है अक्षम, अपंग, विकलांग। वह विकलांग हो गया पूरे जीवन के लिए, फॉर लाइफ पूरे जीवन के लिए वह विकलांग हो गया, वो भी लंगड़ा हो गया क्योंकि उसको मारा ना तो वो टूट गया उसका भी पैर। द हॉर्स बिगेन टू रन बट इट फेल इनटू अ होल। घोड़ा बिगेन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, तो वह दौड़ना शुरू कर दिया। बिगेन जो है ना ये बिगिन का सेकंड रूप है। तो घोड़ा भी दौड़ना शुरू कर दिया, रन मतलब दौड़ना, लेकिन इट फेल वह गिरा, इनटू अ होल एक होल में, एक छेद में, एक गड्ढे में, होल मतलब छेद, गड्ढा, तो एक गड्ढे में वह गिरा, दौड़ रहा था तो गड्ढे में गिरा। और एंड मतलब और, ब्रोक इट्स लेग और तोड़ बैठा, तोड़ लिया अपना पैर को। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि और उसने अपने पैर को तोड़ लिया। रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल दैट हैड हैपेंड। रिफ्लेक्टिंग, अब रिफ्लेक्टिंग मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना। रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग मतलब ये भी होता है चिंतन करना, विचार करना। तो वह विचार करते हुए, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल दैट, इन सब पर, इन सब पर विचार करते हुए, दैट जो कि, दैट मतलब जो कि होता है, वह भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से जो कि हैड हैपेंड जो हुआ, यहाँ पे जो हुआ था, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जो कि जो हुआ था उस पर विचार करते हुए, आई थॉट मैंने सोचा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ था इसलिए मैंने बोला विचार करते हुए, मैंने यह सोचा, आई थॉट मैंने यह सोचा, एविल बगेट्स एविल, मतलब एविल, एविल मतलब होता है बुराई, अशुभ, दुष्ट। तो बुराई बिगेट्स, बिगेट मतलब होता है उत्पन्न करना, जन्म देना, जनना। तो बिगेट्स मतलब जन्म देता है, बुराई जन्म देता है बुराई को। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू चेंज, मैंने बदलने का फैसला किया, इसलिए मैंने बदलने का फैसला किया। मैं जब क्रूर था तो मेरे साथ भी ऐसा ही क्रूरता होगा, ये मैं सोचकर अब मैं अपने आप को बदल लिया और अब मैं अच्छे अच्छे काम करूँगा और लोगों के जीवन में खुशियाँ लाऊंगा, उनके भलाई के लिए काम करूँगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल मतलब नैतिकता, नैतिक शिक्षा। तो मोरल ऑफ द नैतिकता क्या कहती है? वन शुड ऑलवेज चेंज फॉर द बेटर। वन, अब वन मतलब एक तो होता है, लेकिन एक व्यक्ति, किसी इंसान, किसी अकेले इंसान को भी वन बोलते हैं ना। तो
एक व्यक्ति को शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज चेंज हमेशा परिवर्तित होते रहना चाहिए, फॉर द बेटर अच्छाई के लिए, बेटर मतलब अच्छा के लिए। तो अच्छाई के लिए किसी व्यक्ति को हमेशा अपने आप में बदलाव लाते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, अपने आप का आत्मावलोकन करते रहना चाहिए, चिंतन मनन कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो उसको सुधारना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छाई के लिए अपने आप को बदलते रहिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके साथ भी कभी कोई बुरा नहीं होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।